हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम बच्चों अपनी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसका सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहला चैप्टर विकास कर लिया है और ये आपका ताबड़तोड़ रिवीजन क्लास चल रहा है बच्चों, जिसमें हम 1 शॉट रिवीजन कर रहे हैं और अब की बार 90 पार आपको करना है बच्चों। ये हमारी इस क्लास का क्या है, मोटिवेशनल कोट्स है। तो आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आज की मोटिवेशनल कोट्स है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यानी नींद तो है बच्चों, लेकिन हमें क्या करना है, सोना ही नहीं है ना। यही समय है क्योंकि हमें खोना नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं यही समय है आपका कुछ करने का और इसे हमें खोना नहीं है। तो ये बच्चों आपकी आर्थिक विकास की समझ बुक, जिसका हमने विकास जो चैप्टर है मैंने आपको करा दिया था, है ना। इसके MCQ क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया था एकदम बारीकी, और उम्मीद करता हूँ बच्चों एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब आज हम कर रहे हैं बच्चों सेकेंड चैप्टर इसका, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आइए बच्चों अपनी रिवीजन वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों आर्थिक गतिविधि के बारे में। इससे पहले बच्चों आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चों, इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी किसे कहते हैं, आपने सुना होगा बच्चों कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, घट रही है, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। और आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में ये भी देखा होगा बच्चों कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। पहले 6ठे नंबर पे थी, अब 5वें नंबर पे आ गई। 5वें नंबर पे कितना बच्चों, 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ अब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई है। यदि आपसे पूछे बच्चों पहले नंबर पे किस देश की अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है पहले नंबर पे और ये 26.9 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है बच्चों चीन, 17 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों जापान और चौथे नंबर पर आता है बच्चों आपका जर्मनी। और 5वें पे कौन है बच्चों, भारत है। जर्मनी की कितनी है बच्चों, 4.4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और भारत 5वीं इकोनॉमी बन चुका है बच्चों 3.75 ट्रिलियन के साथ। तो अर्थव्यवस्था बच्चों एक क्या चीज़ होता है, एक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत सभी अपने अपने काम करते हैं। अपने चारों तरफ बच्चों आपने देखा होगा लोग तरह तरह काम करते हैं। कोई खेती से जुड़ा है, कोई कपास, कोई गन्ना, कोई गन्ने से ही चीनी बना रहा है, कोई रस निकाल रहा है गन्ने का, कोई कपड़े बना रहा है, कोई कपास का उत्पादन कर रहा है। तो इन सभी के बारे में बच्चों आपने अपने आसपास में देखा होगा। तो यही अर्थव्यवस्था के अंदर सब लोग काम करते हैं और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है बच्चों, तो वे सभी क्रियाकलाप जो आय कमाने के लिए किया जाता है, यानी धन अर्जित करने के लिए किया जाता है, उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं, यानी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। गैर आर्थिक गतिविधि उन्हें कहते हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है। गैर आर्थिक यानी जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता, उसे हम गैर आर्थिक गतिविधि कहते हैं। और एक ही चीज़ आर्थिक गतिविधि भी हो सकती है, गैर आर्थिक भी हो सकती है। जैसे कि बच्चों मेरा काम है पढ़ाने का, तो मैं अगर ट्यूशन पढ़ाकर फीस लेता हूँ बच्चों से तो वो आर्थिक गतिविधि। लेकिन मैं अपने भाई को ही पढ़ाऊँगा तो वो क्या है, वो एक गैर आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। तो आइए जानते हैं बच्चों आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि कहते हैं। यानी जहाँ पे हमें क्या मिलता है बच्चों, आय मिलता है। तथा कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें उत्पादों व सेवाओं का उत्पादन, वितरण या उपभोग करना सम्मिलित है, आर्थिक गतिविधि कहलाता है। इसके अलावा धन हो गया, उत्पादों हो गया, सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित कोई भी गतिविधि आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। तो ये सारी क्या होती है बच्चों, आर्थिक गतिविधि। तो आपको उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में होगा कि ऐसी गतिविधि जिनसे आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। अब इन आर्थिक गतिविधियों को करने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो सीमित संसाधनों के उपयोग के लिए, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और धन कमाने के लिए लोग करते हैं। यानी लोगों को धन भी तो चाहिए, इसका मेन मकसद क्या होता है, धन। अब आजीविका कमाने के लिए बच्चों कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमें आय प्राप्त होगी, जब तो मानव इस समाज में क्या है, रह पाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक चीज़ का क्या होता है बच्चों, एक मूल्य होता है।
तो आर्थिक गतिविधि वे गतिविधि जिसको कर मानव क्या आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि कहते हैं। आइए बच्चों अब जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो लोग काम करते हैं, अलग अलग उसमें काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रक, यानी अलग अलग जगह पे जो काम करते हैं। और अर्थव्यवस्था के बच्चों आपकी क्लास में 10th क्लास में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। पहला है बच्चों अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी, दूसरे को हम कहते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा है बच्चों अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक। तो इन तीनों क्षेत्रकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं बच्चों सबसे पहले कि जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है वो कृषि से जुड़ा होता है, यानी कृषि उत्पाद से जुड़ा होता है, साथ ही साथ में खनन से जुड़ा होता है और डेयरी उद्योग से जुड़ा होता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में बच्चों कच्चा माल की प्राप्ति होती है, और इन कच्चा माल की जैसे कपास हो गया बच्चों, है ना, गन्ना हो गया, ये सारे कच्चा माल की प्राप्ति प्राथमिक क्षेत्रक से होती है। बाद में यही प्राथमिक क्षेत्रक के जो सामान होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में जाते हैं और उद्योगों की सहायता से बने बनाए माल में बदल जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को बच्चों हम कृषि सहायक क्षेत्रक भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, कृषि सहायक क्षेत्रक, यानी कृषि कार्य में मदद करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्रक में जो लोग काम करते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं रेड कॉलर श्रमिक। रेड कॉलर श्रमिक यानी जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक के बाद होती है। द्वितीयक क्षेत्रक में बच्चों कारखाने आ जाते हैं, मशीन आ जाते हैं, ये सभी आते हैं इसमें, कार्यशाला आते हैं। जैसे कपास से क्या होता है बच्चों, कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, ये किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। गन्ने से चीनी का उत्पादन किस में होगा, द्वितीयक क्षेत्रक में ही होगा। इसीलिए द्वितीयक क्षेत्रक को हम बच्चों विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक, और द्वितीयक क्षेत्रक को ही हम औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्रक। तो ये द्वितीयक क्षेत्रक है। द्वितीयक क्षेत्रक में जो मजदूर काम करते हैं उनको हम ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। ब्लू कॉलर श्रमिक, ये द्वितीयक क्षेत्रक के श्रमिकों को हम कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक क्या करता है, दोनों की क्रियाओं के विकास में क्या करता है, मदद करता है। और तृतीयक क्षेत्रक में जो श्रमिक काम करते हैं उनको हम वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है, सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। जैसे इसमें क्या आता है बच्चों, परिवहन आता है ना, साथ ही साथ में डॉक्टर आ गए, ये सभी इसमें आते हैं। तो ये जानते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था क्षेत्रक प्राइमरी क्षेत्रक, या इसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी क्षेत्रक आता है, फिर तृतीयक क्षेत्रक या टर्सरी क्षेत्रक आता है। प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय है बच्चों कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन में यानी जितने भी कच्चा माल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। प्राथमिक उद्योगों द्वारा ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिन्हें आम जनता को आसानी से बेचा जा सकता है, यानी इसको आसानी से बेच सकते हैं हम आम जनता से। इस क्षेत्र को कृषि संबंध गतिविधि भी कहा जाता है क्योंकि ये कृषि से संबंधित होता है। जैसे कि मान लो बच्चों गन्ना हो गया, कपास हो गया, ये सब कृषि से क्या होता है, संबंधित होते हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि संबंध क्षेत्रक भी कहा जाता है। और किसी भी देश की बच्चों 50% से ज़्यादा जो प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के कार्य में ही लगे होते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र का कार्य ही करते हैं। विकसित देशों में यह क्षेत्र जो है तकनीकी रूप से अधिक उन्नति कर रहा है बच्चों। जैसे जैसे खेतों में रोपण हाथों से करने के बजाय मशीनीकरण बढ़ा है, वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र अब जो है धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। यानी अब लोग प्राथमिक क्षेत्र से बच्चों शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मशीनीकरण आ रहा है और औद्योगिकरण आ रहा है। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों के आने से बच्चों क्या हो रहा है, लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रों का वर्गीकरण बच्चों हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला आनुवांशिक उद्योग और दूसरा निष्कर्षण उद्योग। आनुवांशिक उद्योग बच्चों क्षेत्रों में कच्चे माल का विकास सम्मिलित है जिसे व्यक्तियों की भागीदारी के माध्यम से सुधारा जा सकता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन हो गया और इत्यादि आनुवांशिक उद्योग है। निष्कर्षण उद्योग उन्हें कहते हैं बच्चों जिनके निष्कर्षण उद्योगों को कृषि के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है, जैसे खनिज हो गया, अयस्क हो गया, खनन करना, पत्थरों की खुदाई करना, ये किस में आता है, निष्कर्षण उद्योग में आता है।
उसके बाद आता है बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक आता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक के बाद कौन सा क्षेत्रक आता है बच्चों? द्वितीयक क्षेत्रक आता है। जैसे इसमें क्या आते हैं बच्चों? कारखाना हो गया, है ना, थलशाला हो गया, कारखाना हो गया बच्चों, कार्यशाला हो गया, ये सारे किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्रक में जो लेबर काम करते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। निर्माण और विनिर्माण उद्योग जो है द्वितीयक उद्योग में सम्मिलित हैं। कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करता है बच्चों। जैसे गन्ने का क्या बनाता है? गन्ने से चीनी बनाता है द्वितीयक क्षेत्रक। और कपास से कपड़ा बनाता है, कपास से कपड़ा बनाता है कौन? द्वितीयक क्षेत्रक। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक उद्योगों को भी दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला भारी उद्योग है, दूसरा प्रकाश उद्योग है। भारी उद्योग या उद्योग एक विस्तृत विविध बाजार को पूरा करता है जिसमें निर्माण सम्मिलित होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, जहाज हो गया, प्रसंस्करण। प्रकाश उद्योग, इस उद्योग में कम मात्रा में कच्चे माल, कम बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे व्यक्तिगत उत्पाद हो गया, भोजन हो गया, पेय पदार्थ हो गया, इत्यादि हो गए। अब जो है बच्चों भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अब बच्चों प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर बढ़ा है, द्वितीयक क्षेत्र की ओर बढ़ा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से कहाँ गया है? द्वितीयक क्षेत्र की तरफ। तो जो प्राचीन काल में होता था बच्चों, प्राचीन काल में कोई भी सभ्यता अगर फली फूली थी तो वहाँ पे क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। यानी अधिकतर लोग क्या काम करते थे? कृषि कार्य करते थे। अधिकतर लोग कृषि कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है बच्चों? वर्तमान में आपने इतिहास में पढ़ा था कि ब्रिटेन में क्या आ गया था? औद्योगिकरण आया। ब्रिटेन में आया था बच्चों औद्योगिकरण, और जिसकी वजह से क्या हुआ? व्यक्ति अब विभिन्न प्रकार के काम करने लगे। यानी कृषि क्षेत्र से उनका पलायन किधर हो गया बच्चों? उद्योग में हो गया। और अब वो सस्ते मजदूर बनते जा रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जा रही थी। ये सब आपने देखा होगा। तो अब कृषि क्षेत्र में बच्चों जनसंख्या का दबाव कम होकर अब उद्योग के क्षेत्र में जा रहे हैं, और उद्योग से तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो प्राचीन सभ्यताओं में सभी आर्थिक क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर में ही होती थी। समय बदलने के साथ एक समय आ गया जब भोजन का उत्पादन सरप्लस होने लगा, यानी अब हमारे वहाँ पे ज़्यादा भोजन होने लगा। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों हरित क्रांति आई। हरित क्रांति से पहले हमारे वहाँ खाने के लिए ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। उसके बाद हमारे वहाँ सरप्लस उत्पादन भोजन का होने लगा। ऐसे में अन्य उत्पादों की आवश्यकता बढ़ने से सेकेंडरी सेक्टर का विकास होने लगा, और 19वीं शताब्दी में होने वाली औद्योगिक क्रांति के बाद सेकेंडरी सेक्टर तेजी से विकसित हुआ। और औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। सब आपको मैंने बता दिया। सेकेंडरी सेक्टर विकसित होने के बाद में ऐसी गतिविधियों की जरूरत होने लगी जो औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। उदाहरण के लिए बच्चों ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए हर मोहल्ले में दुकानों की आवश्यकता पड़ती है, और लोगों को अन्य कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, है ना, ट्यूटर हो गया, मैरिज प्लानर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, आदि की सेवाएं। ये सभी टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो देखा बच्चों कि कैसे द्वितीयक क्षेत्र से अपने आप ही तृतीयक क्षेत्र का जन्म हो गया है। तो एक और होता है बच्चों अर्थव्यवस्था के एक तृतीयक क्षेत्र आता है, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें कि ये लोगों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो अकाउंटेंट, ट्यूटर, इन सभी के बारे में हमने बात की। तो आइए बच्चों अब हम तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ये क्षेत्र वस्तु व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता भी करता है। और ये सहायता करता है बच्चों, इसीलिए इसको हम सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेवा क्षेत्रक भी बोलते हैं। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, शिक्षा हो गया, आदि। उसके साथ ही में बच्चों जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो दोनों के विकास में मदद करता है, यानी इन दोनों के विकास में मदद करता है, विकास में मदद करता है। तृतीयक क्षेत्र दोनों के विकास में क्या करता है? मदद करता है ना। जैसे तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा? संचार सुविधाएं आ गई, संचार हो गया, है ना, बैंकिंग हो गया बच्चों, साथ ही साथ में व्यापार हो गया, है ना, वाणिज्य हो गया। तो ये मुख्य शिक्षक हो गए, वकील हो गए, ये सारे किस में आते हैं बच्चों? तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेवा क्षेत्रक कहते हैं। और सेवा क्षेत्रक में जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों व्हाइट
कॉलर श्रमिक, वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। उसके बाद आएगा बच्चों आपको कॉन्सेप्ट आएगा जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है बच्चों, फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यदि हमें देखना है कि हमारे देश में किस क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है, तो यदि आपसे कहा जाए कि आप सामान गिने और सामान को गिनने के बाद मूल्यों का अनुमान लगाए, जैसे हमारे वहाँ कंप्यूटर कितना बना है ना, अनाज कितना बिका, कितने किलो चावल बिके, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम सभी चीज़ों का अंतिम उत्पाद जोड़ देते हैं, अंतिम मूल्य को जोड़ लेते हैं। अंतिम मूल्य मतलब जैसे बच्चों जो बिस्किट है ना, अर्थव्यवस्था में हम बिस्किट का मूल्य जोड़ते हैं, न कि आटा और गेहूं का, क्योंकि बिस्किट के मूल्य में आटा और गेहूं का मूल्य अपने आप शामिल हो जाता है। यानी हम सामान की क्वांटिटी न गिनकर हम उसका मूल्य को गिन लेते हैं। और अर्थव्यवस्था की इसी तरह प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के जो अंतिम मूल्य को हम काउंट करते हैं, उसी को उस देश की हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योगफल को कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इसमें हम सिर्फ अंतिम मूल्य को ही काउंट करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं करते हैं। और अगर ऐसा करते हैं बच्चों, तो इससे हमें दोहरी गणना की समस्या हो सकती है। दोहरी गणना मतलब कि एक ही बार में दो और इससे गलत आंकड़े आ सकते हैं। अगर पूछे बच्चों, भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमने रखा है। अगर पूछे जीडीपी के मामले में बच्चों, हम 5वें स्थान पर आते हैं। फर्स्ट पे कौन आता है बच्चों? अमेरिका आता है, पहले पे अमेरिका है जीडीपी के मामले में। भारत कितने नंबर पे है बच्चों? 5वें पे, और कितनी 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और हमारा लक्ष्य कितना है बच्चों? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत का लक्ष्य है। जीडीपी को फुल फॉर्म आपके परीक्षा में पूछ सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है बच्चों, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, यानी जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र, और इसमें काम करने वाले श्रमिक को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र है वो जो है इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल हो गया, परिवहन हो गया, बैंक, डाकतार आदि की आवश्यकता जरूर होती है। कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का भी विकास होने लगता है। आय बढ़ने से कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल तथा विद्यालय आदि की भी मांग शुरू हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ तृतीयक क्षेत्र में ही तो आते हैं। सूचना हो गया, संचार प्रौद्योगिकी हो गया, अधिक नवीन सेवाएं, ये सारे अपरिहार्य यानी जरूरी हो गए हैं। तो हमारे वहाँ क्या हो रहा है? उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र का महत्व जो है बच्चों धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे वहाँ क्या हो रहा है? कृषि क्षेत्र से लोग हट रहे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे बच्चों 1973 से 1974 में, और 2013 से लेकर 2014 के बीच में अगर हम आंकड़ों को देखें तो उसमें बहुत ही क्या है, बहुत ही परिवर्तन आया है। जैसे कि आपको पता है कि कृषि का हमारे जीडीपी में योगदान 1/6 है। लेकिन अगर पूछो बच्चों रोजगार, तो रोजगार में क्या है, 50% लोग सिर्फ अभी भी कृषि पे ही लगे हैं। लेकिन हालांकि पहले 75% थे, 80%, 90% थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ से लोग हट रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो है श्रमिक लोग क्या है, लगे पड़े, उनकी आवश्यकता है नहीं लेकिन लगे पड़े। यानी कृषि क्षेत्र में क्या है, अल्प बेरोजगारी है। कैसी है? अल्प बेरोजगारी की समस्या कहाँ पर है बच्चों? कृषि क्षेत्र में है। और इसी अल्प बेरोजगारी को हम बच्चों कभी कभी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह देते हैं। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पर? हमारे कृषि क्षेत्र में। लेकिन धीरे धीरे क्या है, लोग वहाँ से निकल रहे हैं, उत्पादन के क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। और पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, अस्पताल, परिवहन बढ़ रहे हैं, है ना, रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग मॉल बढ़ रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, संचार प्रौद्योगिकी की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों की कृषि क्षेत्र में क्या है, अल्प बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी का अर्थ होता है बच्चों कि 15 से 59 साल का ऐसा युवा, है ना, जो कार्य करने के लिए इच्छुक हो, कार्य करने के लिए इच्छुक हो। यानी 15 से 59 साल के लोग जो कार्य करने के लिए क्या है, इच्छुक हैं, लेकिन उनको पर्याप्त या प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य ना मिले,
ना मिले तो इसे हम क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। यानी 15 से 59 साल का वो व्यक्ति जो कार्य करने के लिए इच्छुक हो लेकिन पर्याप्त या प्रचलित मजदूरी दर पे काम नहीं मिले तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बेरोजगारी कहते हैं। और अगर पूछे बेरोजगारी बच्चों तो इसको हम मुख्यतः 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बच्चों शहरी बेरोजगारी, या इसी को हम बच्चों शिक्षित बेरोजगारी भी कहते हैं। शहरी या शिक्षित जो शहर में रहते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, PhD का रखा हुआ, MA का रखा हुआ, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होती है लेकिन फिर भी उनके पास रोज़गार नहीं होता तो उसे हम शहरी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों मौसमी बेरोजगारी, यानी जिनको मौसम में कुछ साल काम मिलता है बाकी में क्या होते हैं वो काम नहीं मिल पाता उनको, तो उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जैसे आइसक्रीम वाला, चमड़े वाला, ये सब। उसके बाद आता है बच्चों एक प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है। प्रच्छन्न का अर्थात क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब कि हमें लगता है कि वो कार्य में लगे पड़े हैं लेकिन वैसा होता नहीं है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी को ही हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी हमें लगा होता है कि हाँ वो काम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो करते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, शहर में राशन की दुकान पे एक दुकान पे पूरा का पूरा परिवार लगा रहता है। यदि वो वहाँ से चले भी जाएँ तो उत्पादन, दूसरी जगह जाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा ही और ज़्यादा आय होगी, लेकिन वो लगे रहते हैं। और गाँव में क्या है बच्चों, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ बच्चों, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है लक्ष्मी नाम की एक किसान का, जिसके पास पता है सिर्फ 2 हेक्टेयर ज़मीन है और वो क्या करता है, अरहर की दाल की फसल उगाते हैं साल में एक, और वर्षा पे निर्भर है उनकी कृषि। लेकिन वहाँ पे क्या है, उन्होंने श्रम का विभाजन कर रखा है। श्रम विभाजन यानी काम को बंटवारा कर रखा है 5 लोगों में। तो 5 लोग सिर्फ 1 ही 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे खेती करते हैं और वो लोग क्या है, काम का बंटवारा, सब लोग लगे तो सब लोग हैं, यानी प्रत्येक लोग काम करते हैं अपने दक्षता के हिसाब से, सब लोग काम करते हैं, श्रम का प्रयास करते हैं और श्रम विभाजित भी है। लेकिन वास्तव में वो लोग क्या हैं बच्चों, बेरोजगार है। क्योंकि अगर इन 5 में से बच्चों 3 लोगों या 4 लोगों को अगर अलग भेज दिया जाए तो वहाँ से उत्पादन करेंगे हटकर और इससे आमदनी इनकी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। एक होती है बच्चों खुली हुई बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जिसमें हमें पता होता है कि हाँ ये बेरोजगार है, ये साफ साफ दिखता है कि हाँ ये बेरोजगार है। छिपी हुई बेरोजगारी में पता नहीं चलता, उनकी दक्षता को छिपा दिया जाता है, क्षमता को, योग्यता को कम कर आंका जाता है। तो अगर पूछो बच्चों अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं और अपनी उत्पादन की क्षमता या योग्यता काम कर रहे हो, यानी अपने उत्पादन क्षमता से कम, योग्यता से कम काम कर रहे हो, इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से भी हटा दें, जैसे लक्ष्मी के वहाँ पे 5 लोग लगे हैं ना, कुछ को हटा दें तो उत्पादन पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट था बच्चों। उसके बाद अल्प बेरोजगारी के प्रकार क्या है, दृश्य अल्प बेरोजगारी यानी जो दिखाई देती है, सामान्य घंटों से कम काम कर मिलना। एक होती है अदृश्य बेरोजगारी बच्चों, यानी पूरा दिन काम लेकिन आय कम होती है, तो उसे हम कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी क्या है बच्चों, जब शिक्षित यानी प्रशिक्षित व्यक्ति उनको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी कारण क्या, दुर्बल आर्थिक स्थिति है, कुशल जनशक्ति की कमी, अनियंत्रित जनसंख्या, यानी हमारी जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना, जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए क्या है, शिक्षित बेरोजगारी है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे श्रमिक वर्ग। श्रमिक भी बच्चों हमारे 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं ना श्रमिक। एक होते हैं बच्चों कुशल श्रमिक यानी स्किल्ड लेबर, एक होते हैं हमारे अकुशल श्रमिक। तो कुशल श्रमिक वो होते हैं बच्चों जिनके पास कौशल होता है। कुशल श्रमिक के पास क्या होता है बच्चों, कौशल होता है और साथ ही साथ में इनके पास क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग भी होता है ना, और इनके पास क्या होता है बच्चों, ज्ञान होता है किसी काम को करने के लिए। अकुशल किसे कहते हैं बच्चों, जिसके पास ज्ञान का अभाव होता है ना, ना तो इनके पास कोई प्रशिक्षण होता है ना, प्रशिक्षण और सीखने की आवश्यकता नहीं होती इनको। जैसे रिक्शा चालक हो गया, कुली हो गया, अकुशल श्रमिक आते हैं, यानी इनको किसी काम में कुशलता की जरूरत नहीं, अपने आप कर सकते हैं। तो कुशल श्रमिक होता है बच्चों, एक अकुशल श्रमिक होता है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या, जब हम जीडीपी करते हैं बच्चों, जीडीपी में हमें केवल क्या करना चाहिए, अंतिम मूल्य को ही हमें शामिल करना चाहिए। तो दोहरी गणना की समस्या क्या है, ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सभी उत्पादों के उत्पादन के मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए हमें केवल अंतिम मूल्य की गणना ही की जानी चाहिए। जैसे कि बच्चों
अगर पूछा आपको जीडीपी में किसका मूल्य, तो एक किसान है, उसने गेहूँ 15 रुपये में बेचा, गेहूँ के का आटा बना बच्चों कितने का, 20 रुपये का बना, और आटे को फैक्ट्री वाले ने खरीद कर बिस्किट अगर बेचा 30 रुपये का बिस्किट बेचा। तो अगर हम बच्चों ये 15, 20 और 30 इन सब को काउंट कर लेंगे तो ये 65 रुपये हो जाएगा बच्चों, जो कि ये क्या है, इसमें इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या है बच्चों, ये दोहरी गणना हो गई, यानी दो बार हमने जोड़ लिया, मध्यवर्ती वस्तुओं को जोड़ लिया। अब ये 30 रुपये बच्चों, इसके अंदर तो हमारे गेहूँ और प्लस में आटा दोनों के मूल्य शामिल हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ बिस्किट का मूल्य लेना है। यहाँ पे दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है, यानी सिर्फ अंतिम मूल्य को ही जोड़ना है, और अंतिम मूल्य मतलब जो उत्पाद बनेगा उसको। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा देख लेते हैं। तो ये इसमें 1971 और 72 का है बच्चों, और उसके बाद का है 2011 और 12 का है। तो हमें ये चार्ट भी पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये प्राथमिक क्षेत्र के, ये द्वितीयक क्षेत्र के बच्चों, और ये तृतीयक क्षेत्र के। 71 और 72 में बच्चों सिर्फ 40% लोग काम करते थे, किसमें, जीडीपी में बच्चों सिर्फ 40% योगदान था किसका, कृषि का। बाद में कितना हो गया, 15%, यानी कृषि का योगदान क्या हो गया, कम हो गया, है ना, जीडीपी में कम हो गया। किस में हुआ है बच्चों, जीडीपी में। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र पहले 25% था, अभी भी 25% है, यानी बराबर है, उत्पादन पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ये बराबर है बच्चों। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र ये 35% था, लेकिन 7% है, तो ये बढ़ गया, क्या हुआ, बढ़ गया। तो हमने देखा बच्चों कि जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, यानी तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है बच्चों, ऑटोमेटिक बढ़ा है। लेकिन अगर पूछो बच्चों रोजगार के क्षेत्र में रोजगार प्रोवाइड करने में क्या हुआ है, तो 71 तक बच्चों क्या था, 72-73 में 74% लोग काम करते थे, लेकिन बाद में कितने हो गए, 49%। तो यहाँ पे रोजगार में कम हो गए, यानी तृतीयक क्षेत्र। और यह हमारे लिए क्या है बच्चों, अच्छी बात है, यानी विकसित देश की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। विकसित देशों में ऐसा होता है, कृषि में कम जनसंख्या होती है, लेकिन ये कम होते हुए भी ये बहुत है, 50%। इसको बच्चों 10% पे लाना है हमें। द्वितीयक क्षेत्र में 11% लोग रह गए थे, 24%, यानी बढ़ा है, ये थोड़ा बढ़ा है। और 15% से बच्चों 27%, ये भी क्या है, बढ़ा है। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र से हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, मूव ऑन कर रही है। उसके बाद है बच्चों अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी हमारे वहाँ रोजगार का सृजन हम कैसे करें। तो इसमें एक है बच्चों छोटी अवधि के लिए, एक है दीर्घकालिक अवधि के लिए। छोटी अवधि के लिए तो बच्चों आपको जैसा पता है कि हमारे वहाँ पे क्या आया था, एक नरेगा आया था, नरेगा, नेशनल रूरल अर्बन गारंटी एक्ट। और आपको पता है बच्चों कि ये कब आया था, नरेगा 2005 में आया। नरेगा अधिनियम कब आया था बच्चों, 2005 में आया था। लेकिन अगर पूछे ये लागू 2 फरवरी 2006 में क्या हुआ था बच्चों, ये लागू हुआ था हमारे वहाँ 2 फरवरी 2006 में, यानी ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन इसी नरेगा का बच्चों 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रूरल अर्बन गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका 2 अक्टूबर 2009 में बच्चों नाम चेंज कर दिया गया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और भारत में ये ग्रामीण क्षेत्र में ये रोजगार गारंटी एक्ट था। ये योजना क्या था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन काम देगी रोजगारों को, और 100 दिन काम नहीं देगी तो बच्चों बेरोजगारी भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अगर पूछे छोटी अवधि के लिए नरेगा आया था 2005 में, और नरेगा 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। नाम 2 अक्टूबर 2009 में इसका मनरेगा पड़ गया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को आया था बच्चों। ये योजना 2005 में लागू की गई। लागू 2005 में नहीं बच्चों, 2006 में किया गया था, है ना। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 100 दिनों तक काम दिया जाएगा, और 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा बच्चों, और अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही काम दिया जाएगा। 1/3 रोजगार क्या था, महिलाओं के लिए, एक तिहाई महिलाओं के लिए क्या था, रिजर्व था। और गरीबों में भी, अति गरीब लोगों को भी रोजगार प्रदान करना था। तो ये छोटे अवधि के लिए तो मनरेगा लेकर आई थी। इसके बारे में आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये डीपली आप
लिख सकते हैं। दीर्घकालिक उपाय क्या हो बच्चों की कृषि सुविधाओं में सुधार हो, यानी गांव में कुएं बनाए जाएं, नलकूप बनाया जाए, नहर बनाए जाएं, बीज दिया जाए, उनको सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए, है ना। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना हो। ये तो बच्चों क्या है दीर्घकालिक उपाय, यानी लंबा टाइम लगेगा उसको करने में। विद्यालय बनाया जाए, कॉलेज बनाया जाए, और आपको पता है बच्चों अकेले कॉलेज और विद्यालय में भी 20 लाख नौकरियों का हम सृजन कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उपाय किए जाएं। तो ये हमारे दीर्घकालिक उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो अतिरिक्त रोजगार सृजन बच्चों छोटी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए ये है। छोटी अवधि के लिए क्या है मनरेगा लाया जाए, ये सब लाया जाए, और दीर्घ अवधि के लिए क्या है बच्चों कि कृषि क्षेत्र में क्या किया जाए सुधार किया जाए, धीरे धीरे सुधार और परिवर्तन किया जाए। इसी प्रकार से बच्चों रोजगार में सुरक्षा है या असुरक्षा है, इसकी दृष्टि से बच्चों 2 प्रकार के क्षेत्रक हैं। एक है बच्चों संगठित क्षेत्रक, एक है असंगठित क्षेत्रक। रोजगार के 2 क्षेत्रक है बच्चों, संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित है, एक असंगठित है। संगठित क्षेत्र क्या होता है बच्चों, जो संगठित में क्या होता है रोजगार की सुरक्षा होती है, यानी सुरक्षा होती है, यानी हमें कोई काम से निकाल नहीं सकता है आसानी से, है ना। और इसमें क्या होता है फिक्स होता है, और ये सरकार के द्वारा क्या होते हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। कौन संगठित होता है। और यहाँ पे उचित वेतन मिलता है। उचित वेतन मतलब कि अधिक होता है यहाँ पे वेतन। और यहाँ पे क्या होता है सवेतन होता है बच्चों। सवेतन मतलब छुट्टी करोगे जब भी वेतन मिलेगा। कार्य के निश्चित घंटे होते हैं और नौकरी की निश्चितता होती है। यहाँ पे नौकरी से कोई आपको हटा नहीं सकता है। कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ मिलता है और कार्य की बेहतर स्थिति होती है। और यहाँ पे बच्चों चिकित्सीय सुविधाएं भी दी जाती है। और जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो संगठित क्षेत्र मतलब उसे कहते हैं जहाँ रोजगार की सुरक्षा होती है, पेंशन मिलता है, अच्छे वेतन मिलता है ये। लेकिन असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं बच्चों, जहाँ पे वेतन कम मिलता है, कार्य का कोई निश्चित समय ही नहीं होता, नौकरी की निश्चितता कभी भी निकाल सकते हैं, और कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए, और निम्न स्तरीय परिस्थितियाँ होती है जैसे रेहड़ी और पटरी वाले। इसी प्रकार से बच्चों आपने देखा होगा कि आपके आसपास में भी कई लोग संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या हैं कार्य करते होंगे। तो जैसे कि आपकी बुक में एक दे रखा है बच्चों, एक कांता की कहानी दे रखी है। तो कांता एक लेडीज़ है, 9:30 बजे जाती है, 5:30 बजे आ जाती हैं। उनको नियमित वेतन मिलता है, काम के घंटे फिक्स है, उनको योजनाओं का भी लाभ मिलता है, कांता को चिकित्सीय सुविधा मिलता है, और हर रविवार क्या होता है उनकी वहाँ की छुट्टी होती है। लेकिन साथ ही में इसमें कमल के बारे में भी बताया कि कमल एक लड़का है और वो दुकान 7:30 बजे जाता है, 8 बजे आता है, छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी करता है तो पैसे कट जाते हैं। तो ये बच्चों संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस है जो कि 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद बच्चों आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जिस पे परिसंपत्तियों का सरकार का स्वामित्व होता है, यानी इसके मालिक कौन होते हैं, सरकार होते हैं। और इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता, अपितु जन कल्याण होता है, यानी लोगों की भलाई करना भी होता है। यहाँ पे रोजगार की सुरक्षा मिलती है बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि सरकार के द्वारा सारा काम सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है बच्चों। और यहाँ पे सवेतन छुट्टी होती है, यानी वेतन भी मिलेगा, छुट्टी भी ले सकते हो, और अन्य सेवाएं भी दी जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे हो गया, कई प्रकार। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र के। एक होता है बच्चों निजी क्षेत्र, तो परिसंपत्ति पे निजी स्वामी होता है, यानी एक व्यक्ति का, या तो एक व्यक्ति का स्वामित्व होगा बच्चों, या तो एक कंपनी का होता है, तो इसे हम निजी स्वामित्व कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है अधिकतम लाभ कमाना है, यानी ये सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए काम करती है। यहाँ पे कोई रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या एक कंपनी ही यहाँ पे उपलब्ध कराती है निजी क्षेत्र में। यहाँ पे सवेतन वित्तीय और अन्य सेवाएं नहीं दी जाती है सामान्यतः। जैसे टिस्को हो गया बच्चों, क्या हो गया टिस्को, तो ये सारी चीज़ हो गई, ये निजी क्षेत्र में आती है। किस में आती है, निजी क्षेत्र में आती है बच्चों। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में आपसे अंतर पूछ सकता है। तो ये बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या है छपने वाले हैं। ये एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि मैं सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं कराऊंगा, एमसीक्यू से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनेंगे या जो टॉपिक होगा उसको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे है बच्चों समीर एक वकील है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक खेती से जुड़ा है, द्वितीयक विनिर्माण से जुड़ता है, और तृतीयक किससे जुड़ा है बच्चों, सेवा क्षेत्र से। तो वो सेवा क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि शिक्षक, वकील, डॉक्टर सब किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, कच्चे माल के द्वारा उत्पादन होता है। उसमें कपास आता है बच्चों, गन्ना आता है, साथ ही साथ में खनिज आता है
है ना। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में जो लेबर काम करते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं। तो चिकित्सा है बच्चों, ये नहीं है आपका कृषि, तो कृषि किसमें है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी गई थी। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मनरेगा योजना। मनरेगा योजना कब आई थी बच्चों, 2005 में आई थी अधिनियम। लागू कब हुआ था, 2006 में, और नाम बदला था 2 अक्टूबर 2009 में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कम से कम 100 दिन काम दिया जाएगा बच्चों, काम नहीं होगा तो क्या देंगे हम, बेरोजगारी भत्ता इसमें दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्र में जो बनता है उसको क्या करते हैं, मूल्यवान वस्तु में बदलते हैं, तो इसमें भी उत्पादन होता है। लेकिन बच्चों तृतीय क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों तृतीय क्षेत्र, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि क्या किया जाता है, सेवा प्रदान किया जाता है। उसके बाद है बच्चों कि क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित से असंगत गतिविधियों को पहचानिए। तो मछुआरा बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ट्रक ड्राइवर किस में आएगा बच्चों, तृतीय क्षेत्र में आता है, माली प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, और कुम्हार भी प्राथमिक में आएगा। तो ये तीनों एक हो जाएगा बच्चों, ट्रक ड्राइवर इसमें अलग है तो ट्रक ड्राइवर आ जाएगा। अल्प बेरोजगारी कब होती है बच्चों, तो अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब लोग आवश्यकताओं से ज़्यादा मतलब लोग लगे होते हैं तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं, और जहाँ पे वो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो ये तीसरा आएगा बच्चों, अपनी दक्षता से कम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अल्प बेरोजगारी होता है। अल्प बेरोजगारी भारत में किसमें बच्चों, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। सातवां है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य स्थितियां सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो एक होता है बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, ये सही है बच्चों। सवैतनिक अवकाश होता है, ये भी सही है। और परिसंपत्तियों पर एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। तो अगर पूछो बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित सभी है तो रोजगार की सुरक्षा संबंधित सही है। तो इसमें बच्चों रोजगार की सुरक्षा भी होती है उसमें, और सवैतनिक अवकाश होता है, ये दोनों ही सही है। गलत ऑप्शन हो गया बच्चों, इसमें क्या है, ये दोनों ही सही है। उसके बाद आएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से किसे काम का अधिकार भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को काम का अधिकार भी कहा जाता है। उसके बाद बच्चों आपके जो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेवा प्रदान किया जाता है बच्चों, और तृतीय क्षेत्र में किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है। तृतीय क्षेत्र में जो लोग लगते हैं बच्चों तो उनको हम क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर श्रमिक कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्य बताओ बच्चों, तो इसको मैंने बता दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होता है। अल्प बेरोजगारी के बारे में बता रखा है बच्चों, कृषि क्षेत्र में होती है, इसके बारे में भी बताया है। सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का समर्थन किस प्रकार करती है, उदाहरण के सहित एग्जाम्पल दीजिए। तो ये बच्चों आप खुद से बना कर सकते हैं कि सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का समर्थन किस प्रकार से करती है, उसके बारे में उदाहरण देना है आपको। उसके बाद बच्चों रमेश को काम निश्चित घंटों के साथ सवैतनिक अवकाश में भी मिल रहा है, बताइए वह रोजगार के इस क्षेत्र में काम करता है, मतलब निश्चित घंटे हैं, सवैतनिक अवकाश है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि वो रोजगार के संगठित क्षेत्र में काम करता है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों को लिखे, 100 दिन काम मिलेगा कब आया था, इसमें ये सब बातें आप लिख सकते हैं। अगला बच्चों प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के किस प्रकार प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में लिखना है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कि इनके बीच में क्या अंतर है, इनके बारे में आपको बताना है। ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं। तो भारत में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियों के बारे में बताना है। भारत में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियों को दूर करने के लिए उपाय यानी रोजगार के जो कार्यक्रम छोटी अवधि और दीर्घ अवधि के लिए चलाए गए उनके बारे में बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे गाँव में रोजगार को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। उसके बाद बच्चों अंत में आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में विभाजन की क्या उपयोगिता है, इसकी व्याख्या करने की क्यों बांटा गया है।
मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण देकर। और बताइए कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है। तो ये सारे बच्चों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये पूरा हमारा वन शॉट रिवीजन था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बारीकी से समझाया बच्चों, एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज किया है बच्चों। इसमें आपको हमारी पूरी मेहनत भी दिखाई दे रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे ऐसी वीडियो के लिए बच्चों जल्दी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।